हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाई एसएस विद नंदिता। आज की वीडियो में हम देखेंगे द पंडित्स का प्रोमॉक्स लाइव मॉक 4 के मैथ्स के सॉल्यूशंस। उससे पहले मैं बता दूं कि मैंने ऑलिव बोर्ड के भी मॉक के सॉल्यूशंस करवा दिए इस वीकेंड वाले। उसके अलावा दिल्ली पुलिस की रिसेंटली जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जितने भी क्वेश्चन आए ना, जो भी ऐसा क्वेश्चन था जिसमें मुझे लगता है कि कुछ समझाने लायक है, कुछ सीखने लायक है, कुछ रिवाइज़ करने लायक है, वो सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट्स पे करवा दिए एक एक करके। तो डेली के 1 या 2 शॉर्ट्स आते हैं, बहुत सारे आ चुके हैं और बहुत सारे अभी आने वाले हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो और उन शॉर्ट से रिवाइज़ करते रहना। उसके अलावा पूरी डिटेल्ड वीडियो में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज़ करवा दिया दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस के थ्रू, यानी कि पूरा का पूरे कॉन्सेप्ट्स भी बताए हैं और साथ में दिल्ली पुलिस के जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी रिवाइज़ करवाए हैं। ठीक है, तो उनको भी चेकआउट कर लेना। ठीक है, और आज का काम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है आज कि इफ़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल सबटेंड्स एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एट द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, व्हाट इज द रेशियो ऑफ डायमीटर टू द लेंथ ऑफ द कॉर्ड। ऐसा क्वेश्चन रिसेंटली भी CGL 2025 मेंस में भी आया था। ठीक है, क्वेश्चन कहता है ये एक सर्कल है। ठीक है, फिगर में मत जाना, क्वेश्चन समझ लो। वो कह रहा है कि सर कोई कॉर्ड है यहाँ पे, मान लो ये। ठीक है, ये सर्कमफ्रेंस पे यानी यहाँ कहीं पे 45 डिग्री का एक एंगल सबटेंड करती है। तो तुम ये बता दो कि जो भी इस सर्कल का डायमीटर होगा डिवाइडेड बाय जो भी हमारे पास कॉर्ड गिवन है ना, जो भी ये कॉर्ड है, इस वाली कॉर्ड की लेंथ, मतलब डायमीटर डिवाइडेड बाय इस वाली कॉर्ड की लेंथ की रेशो बता दो। इसके लिए आपको एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए और वो क्या होती है, बेसिक्स है, जिसने भी एक बार भी सर्कल्स पढ़ा है उसको पता ही होगी कि अगर कोई हमारे पास आर्क या कॉर्ड है, अगर वो कहीं पे भी सर्कल में थीटा एंगल सबटेंड करती है तो वो सेंटर पे 2 थीटा एंगल सबटेंड करती है, राइट। तो ये यहाँ पे 45 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो यहाँ पे कितना करेगी, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री है तो जो एक कॉर्ड है ये क्या होगी, हमारी हाइपोटेन्यूज होगी एक ट्राइंगल की। तो यानी कि हमारे पास ये 90 डिग्री था, ये हमारा हाइपोटेन्यूज जो है, ये हमारी क्या कॉर्ड है, और ये हमारा क्या होता है, सेंटर। सेंटर से यहाँ तक क्या होगा, रेडियस। ये भी क्या है, रेडियस। ये भी आर, ये भी आर। अब आप सबको पता होगा अगर 90 डिग्री ट्राइंगल के अंदर, अब देखो ये आर था, ये आर था, तो ये कैसा ट्राइंगल, आइसोसेलेस। तो ये क्या हो गया 45, ये भी क्या हो गया 45। तो 90 45 45 वाले ट्राइंगल कैसे होते हैं हमारे, 1 1 √2, राइट। तो अगर ये आर है, ये आर है, तो ये कितना होगा, r√2 हो जाएगी हमारी कॉर्ड। क्वेश्चन में पूछा डायमीटर, डायमीटर कितना होता है 2r डिवाइडेड बाई कॉर्ड कितनी है हमारी √2। तो इसका आंसर क्या आएगा, 2:√2 या फिर √2:1। एंड देखना पक्का पक्का ना, उसने ऑप्शन के अंदर आपको दिया होगा 1/√2। क्यों दिया होगा, क्योंकि अगर आपने लिख दिया होगा r√2 और r क्या है, रेडियस, लेकिन उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, डायमीटर। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो सिली मिस्टेक करवा देती हैं पेपर के अंदर, बट ये आपको नहीं करनी है, इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, सिर्फ और सिर्फ 2 कॉन्सेप्ट लग रहे थे, एक 45 90 वाला और एक दूसरा कॉन्सेप्ट ये कि हमारा जो सर्कमफ्रेंस पे एंगल बनाती है उसका कोई भी कॉर्ड या उसका डबल एंगल वो सेंटर पे बनाती है। ठीक है, अब देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 8760 का हमारा प्रिंसिपल है, 7 साल के लिए उसने 2% के इंटरेस्ट पे दिए, यानी कि 14% हो गया सारा का सारा जो हमारा इंटरेस्ट लग रहा है। अब देखो मैंने जब ऑलिव का मॉक करवाया था तो उसमें मैंने 1-2 क्वेश्चन में दिखाया आपको कि देखो यूनिट डिजिट तो सेम आ गया, लेकिन हमने लास्ट 2 डिजिट्स निकाल दिए तो हमारा आंसर आ गया सीधा सीधा। बट अब इस क्वेश्चन में देखो आप एक चीज़ नोटिस करो, ऑप्शन नंबर बी 989640 998640, यानी कि इन दोनों ऑप्शन का जब भी आप डिजिट सम निकालोगे ना तो वो सेम आएगा। तो मतलब ना तो आपका यूनिट डिजिट काम करेगा, ना तो आपके लास्ट 2 डिजिट्स काम करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, ना ही आपका डिजिट सम काम करेगा। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चंस के अंदर ना कभी भी पता चले ऑप्शंस देखे नहीं है और पहले ही शुरू हो गए चलो हम डिजिट सम निकाल देते, क्या करना है पूरा कैलकुलेट करके ना, बहुत आदत हो जाती है। क्योंकि इंटरनेट पे आपको लोग दिखा देते हैं कि देखो हमने ट्रिक लगाई क्वेश्चन सॉल्व कर दिया। एक चीज़ ना गांठ बांध लो हमेशा पेपर के अंदर कि बेसिक्स बेसिक्स बेसिक्स। जिसको बेसिक्स स्ट्रॉन्ग है ना वो पेपर में जाए कैसा भी क्वेश्चन कर लेगा, और जिसको सिर्फ ट्रिक्स पे ध्यान है ना वो फिर पेपर में जाए कंफ्यूज हो जाएगा कि अरे यहाँ तो मेरी ट्रिक नहीं लग रही, ये क्या करूँ वो क्या करूँ। इसलिए हमेशा बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग रखो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 8760 पे कितना निकालना है, 14% इंटरेस्ट निकालना है, 0 से 0 के इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। मेरा जो तरीका रहता है, मेरे को पता है कि मैं 7 1 डिजिट का नंबर है तो मैं इसको इंटरनली कर सकती हूँ, आई मीन ओरली मन में कर सकती हूँ मेंटली, और मैं 2 से भी इसको मेंटली मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, रादर देन मैं 14 से मल्टीप्लाई करूँ। जिसको जैसे फास्ट कैलकुलेशन होती है ना वो किया करो। दूसरों की सिखाई हुई ट्रिक्स से ज़्यादा बेटर वो ट्रिक्स होती है जो आप खुद ओवर टाइम अपनी प्रैक्टिस के साथ इवॉल्व करते हो। ठीक है, अब इसको मैंने निकाल दिया, यहाँ पे ये मेरा आ जाएगा 6132 इंटू 2। इसको मैंने निकाल दिया 1 2 6 4 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा 1 2 2 6
0.4 हो जाएगा। मुझे क्या चाहिए था, अमाउंट चाहिए था 87601226.4, ये हो जाएगा 9986.4 विच इज़ ऑप्शन नंबर डी विच इज़ माई आंसर। ठीक है, देखो क्वेश्चन के अंदर कुछ नहीं था, ठीक है ना, मतलब कोई आपका क्वेश्चन आप क्या कहोगे, हाँ ठीक है तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, क्वेश्चन के अंदर तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सीखने की बात ये थी कि पेपर में जाके डिजिट सम वगैरह लगा के टाइम वेस्ट नहीं करना, ये सीखने की बात थी इसके अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहते हैं हमारे को, क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारा बेसिक ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। बस इसमें भी यही करना है, कोई सिली मिस्टेक नहीं करनी कि एंगल उल्टा कर दिए, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस को ना बल्कि बिल्कुल काम होकर करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन में सिली होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, गलत होने के वैसे चांसेस नहीं है, क्योंकि ये सबको आता होगा क्वेश्चन, लेकिन इसके अंदर सिली मिस्टेक कर दोगे अगर जल्दबाजी में चाहोगे तो। अब कोसेकेंड 30 डिग्री कितना होता है 2 माइनस tan 45 1, आराम से लिखना अपने आंसर शीट पर भी। कॉट 60 डिग्री कितना हो जाएगा अपने पास 1/√3। tan 30 डिग्री भी कितना होता है 1/√3, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू 1/3, दैट इज द आंसर इज 1/3। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहते हैं हाउ मेनी वेज कैन अ ग्रुप ऑफ 6 पीपल सिट अराउंड अ सर्कुलर टेबल इफ 2 पर्टिकुलर पर्सन्स ऑलवेज सिट टुगेदर। अब जिसने अभी परमिटेशन इन केस नहीं पढ़ा है तो उसको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देती हूँ। हम बोलते हैं कुछ भी लोग हैं हमारे पास, उनको ना हमें इस तरह से सर्कल में बिठाना है, ठीक है, तो हम बोलते हैं, ये बात याद रखो, अगर एक सेकेंड गाइस, तो मैंने बोला इफ़ आई हैव n पीपल ना, तो उन n पीपल को बिठाने के मेरे पास n-1 फैक्टोरियल वेज होते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया। अब मैं 6 लोगों को बिठाना है, तो 6 लोगों को बिठाने के कितने तरीके होने चाहिए 5 फैक्टोरियल। लेकिन अब उसने बोल दिया कि 2 पर्टिकुलर लोग हैं, मान लो कोई a और b है, तो वो कह रहे हैं कि a और b को ना हमेशा साथ ही रखो। ठीक है, मान लो 8 लोग थे ABCDEFGH, तो कहते हैं EFGH बिठा दो, बीच में A बिठा दो, फिर C, फिर D बिठा दो, कुछ भी करो, लेकिन AB तो ना हमेशा साथ बैठने चाहिए। तो अगर AB को हमेशा साथ बिठाना है तो वो 6 लोग की जगह हम ये बोल सकते हैं कि बाकी के 4 लोग हो गए, और AB को अगर मैं 1 सिंगल यूनिट कंसिडर कर लूँ तो इन अ सेंस मुझे 5 यूनिट्स को बिठाना है। तो 5 यूनिट्स को बिठाने के लिए मेरे पास कितने तरीके होने चाहिए 4 फैक्टोरियल वेज। लेकिन अब एक बात बताओ, मैं AB बिठाऊँ या BA बिठाऊँ, ये तो डिफरेंट बात हुई ना। अगर मैं ऐसे इधर से देख रही हूँ तो AB होगा या फिर B होगा, दोनों तो डिफरेंट बात हो गई। तो यानी कि AB जो दो मैंने इनको 1 यूनिट माना था, इनको विद इन द यूनिट भी 2 तरीके हो गए बिठाने के, 2 फैक्टोरियल वेज। 2 फैक्टोरियल क्यों, क्योंकि 2 लोग थे AB और BA, राइट। तो 4 फैक्टोरियल तो ये तरीके हो गए थे टोटल में बिठाने के, और 2 इनको, तो 4 फैक्टोरियल कितना होता है अपने पास 24 इंटू 2, तो आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का 48। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहते हैं द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:3। उसका एरिया इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रोम्बस ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द डायगोनल्स ऑफ रोम्बस इज 24, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। जो गिवन है उससे स्टार्ट करते हैं। देखो उसने कहा एक रोम्बस है, ठीक है, आपको बात पता है रोम्बस के क्या करते हैं, रोम्बस के डायगोनल्स मीट एट 90 डिग्री एंड बाइसेक्ट ईच अदर, है ना। और क्या होता है हमारे पास, और हमें पता है रोम्बस का एरिया इज इक्वल्स टू हाफ इंटू D1 इंटू D2 होता है। ठीक है, अब उसने बोला वन ऑफ द डायगोनल्स क्या है 24 है, तो यानी कि ये कितना होगा मेरे पास 12 होगा। साइड कितनी है 20, तो ये दिख रहा है पाइथागोरियन ट्रिपलेट किसका 5 इंटू 4 3 इंटू 4, तो ये कितना होगा 4 इंटू 4 इज इक्वल्स टू 16 हो जाएगा। तो यानी कि उसके जो हमारे डायगोनल्स है वो कितने आ गए 24 और 32 आ गए। अब उसने बोला एरिया कितना था किसका, रेक्टेंगल का एरिया इज इक्वल्स टू रोम्बस का एरिया विच इज इक्वल्स टू व्हाट हाफ इंटू 24 इंटू 32। और ये कितना होगा, अगर मान लो साइड्स हमारे को क्या बोल सकते हो 2x और 3x बोल सकते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 6x स्क्वायर हो गया, 2 12 सर 6 2 सर, तो यहाँ से क्या आ गया 32 इंटू 2 64। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 8 आ गई। अगर एक्स की वैल्यू 8 है, एक सेकेंड लेट मी मेक सम स्पेस, अगर मेरे पास एक्स की वैल्यू 8 आ गई तो हमें क्या निकालना है लेंथ और ब्रेड्थ, पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास 2 इंटू L प्लस बी, यानी कि क्या होगा ये कितना होगा 5x इंटू 2 यानी कि 10x इज इक्वल्स टू 80। ठीक है,
इस पॉइंट के बाद ओरली हो जाता, बट मैंने यहाँ पर करके दिखा दिया, ठीक है। लेट्स लुक एट द 6th क्वेश्चन। सिक्स क्वेश्चन देखते हैं। 6th क्वेश्चन कहते हैं, इन अ 200 मीटर रेस ए कैन गिव 20 मीटर स्टार्ट टू बी एंड ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू सी। इन अ रेस ऑफ 180 बी सी को कितनी स्टार्ट दे सकता है। देखो जब हम बोलते हैं ना कैन गिव अ स्टार्ट, तो इसका मतलब ये होता है कि अगर 200 मीटर की रेस है तो अगर ए और बी, ठीक है, ए और बी, ए ने 20 को 20 मीटर की स्टार्ट दे दी, यानी अगर बी ने 20 मीटर पहले भाग लिए तब तक ए नहीं भाग रहा, तो यानी कि क्या होगा कि मतलब 20 मीटर यहाँ से ए भागा, यहाँ से बी भागा, यानी कि जब बी ने 20 मीटर भाग लेना उसके बाद ए भागना स्टार्ट करेगा, लेकिन दोनों एंड पे क्या पहुँच रहे हैं, सेम पहुँच रहे हैं। तो यानी कि उसने कहा अगर 200 मीटर की रेस में ए 200 भाग रहे तो बी तो कितना भाग रहे, 180 भाग रहे, ठीक है। उसी तरह से वो कहते हैं सेम रेस के अंदर 200 मीटर की ही रेस में ए कैन गिव 40 मीटर स्टार्ट टू सी, लेकिन सी को कितनी वो दे सकता है, 40, यानी कि जितनी देर में सी ने 160 भागा उतनी देर में ए ने कितना भागा, 200 भागा। तो ए बी सी की हम निकाल सकते हैं स्पीड का रेशो, ठीक है, स्पीड का भी होगा और यही रेशो उसके डिस्टेंस का भी होगा। तो 2 से पहले 0 काटे मैंने, फिर 2 से काटे तो कितना हो जाएगा, 10, 9 और 8 हो जाएगा। अब उसने बोला कि अगर 180 मीटर की रेस हो तो हाउ मच स्टार्ट कैन बी गिव टू सी, मतलब कि अगर 180 मीटर की रेस में बी तो वो यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा भागे, लेकिन सी किसी और पॉइंट से स्टार्ट हो आगे से, सच दैट वो दोनों साथ में सेम टाइम पे पहुँचे, तो बी सी को कितने की स्टार्ट दे सकते हैं, देखो 1 की स्टार्ट दे सकते हैं, 9 की वैल्यू कितनी की बने 180 मीटर, 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ से 20 हो जाएगी और 1 की हमारे को वैल्यू चाहिए, राइट। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ जाएगा, 20। आप इसको 180 सी की निकाल के इसको 180 निकाल के फिर 20 बोलते, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ से यूनिट्स में डिफरेंस बोल दिया 1, ठीक है। आई होप ये भी समझ में आया होगा। पॉइंट सिर्फ ये था कि कैन गिव अ स्टार्ट का मीनिंग क्या है। अब देखो ये जो क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम ऑफ दिस दिस दिस, ये क्वेश्चन ना पंडित का जो फर्स्ट प्रोमॉक्स लाइव आया था ना Tier 1 का 2026 का, मेरी इस चैनल की फर्स्ट वीडियो भी थी, मैंने उस पर भी करवाया था, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। हम कहते हैं कि अगर हमें किसी इस तरह से फ्रैक्शंस का या डेसिमल में नंबर्स दिए होते हैं उनका एलसीएम या एचसीएफ निकालना होता है, तो हम कहते हैं फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रिक्वायरमेंट हमारी क्या है कि इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आओ। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है, सिंपलेस्ट फॉर्म ए बाई बी एक फ्रैक्शन की तब होती है जब हम बोलते हैं कि ए और बी का एचसीएफ क्या होगा, 1 होगा, जैसे 3/4, 5/6। लेकिन अगर मैं 3/6 बोल दूँ तो सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं है, इसको 1/2 करेंगे तब जाके सिंपलेस्ट फॉर्म बनेगी, ठीक है। जब ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाए तो हम कहते हैं एलसीएम निकालने के लिए एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर कर दो और एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर कर दो सारे के सारे। और अगर तुम्हें इन फ्रैक्शंस का एचसीएफ निकालना है तो तुम एचसीएफ ऑफ सारे के सारे न्यूमरेटर कर दो और एलसीएम ऑफ सारे के सारे डिनोमिनेटर कर दो, मतलब जो निकालना है वो न्यूमरेटर्स का कर दो और दूसरा वाला डिनोमिनेटर का कर दो, जो निकालना है वो न्यूमरेटर का और दूसरा वाला डिनोमिनेटर का, ठीक है। तो पहला मेथड तो ये होता है, इस मेथड से करके दिखाएं इस क्वेश्चन को। अब देखो ये क्या कहते हैं 0.12, 12/100, 18/100 और 45/100। ये किससे जाएगा 5 से, 9/20। ये किससे जाएगा 2 से, 9/50। ये किससे जाएगा 4 से, 3/25। तो अब क्या बोला था हमने कि न्यूमरेटर का सबका क्या लेंगे हम एलसीएम, क्यों, क्योंकि हम एलसीएम निकालना है। और डिनोमिनेटर का क्या लेना पड़ेगा एचसीएफ। इन सारे के सारे डिनोमिनेटर का क्या एचसीएफ है, देखो 5 कॉमन है इन सब में, नीचे क्या आएगा 5 और 3, 9 और 9 का एलसीएम क्या है 9, तो इसका क्या आ जाएगा आंसर 1.8। दूसरा तरीका क्या है हमारा, दूसरा तरीका हम बोलते हैं कि काम करो इन नंबर्स को ना मतलब सिंपल फॉर्म में ले आओ, ठीक है। ये क्या है मेरा 0.12, 0.18, 0.45। मान लो मैंने इन सारे के सारे नंबर्स से 1/100 कॉमन निकाल लिया। देखो हमें डेसिमल में आदत नहीं है ना निकालने की, उसमें दिक्कत होती, तो मैंने कहा चलो 1/100 को ना बाहर निकाल दो। अब क्या बचा 12 बच गया, 18 बच गया, 45 बच गया। अब क्या आप इन तीनों नंबर्स का एलसीएम बता सकते हो, इनकी तो हमें आदत है निकालने की, है ना। क्या होगा 18 और 45 की डेट में 90 आता है, लेकिन वो इसमें नहीं आता, लेकिन जैसे 180 किया तो वो आता है, तो यानी कि इसका आंसर क्या आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 100। 100 को मैंने क्या कर दिया, इस पार्ट को मैंने क्या कर दिया कॉमन निकाल दिया। जब मैंने कॉमन निकाल दिया तो इस पार्ट का मुझे कुछ नहीं करना, एचसीएफ एलसीएम ये उसका पार्ट नहीं है। अब जो बाकी का बचा ना उसका मैंने क्या निकाल दिया एलसीएम, उसका एलसीएम क्या आया था 180, तो आंसर क्या आना चाहिए 180 डिवाइडेड बाई 100 दैट इज़ 1.8। जिसको जो मेथड समझ में आए उससे कर लो, ठीक है। लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, क्वेश्चन नंबर 8 कहते हैं 2 पाइप हैं ए और बी,
अगर वो साथ में काम करते हैं तो 24 मिनट के अंदर एक टैंक को फिल कर देते हैं। रेशो ऑफ देयर कैपेसिटीज़, कैपेसिटीज़ का मतलब क्या है, उनकी काम करने की जो क्षमता है, उनकी एफिशिएंसी, तो यानी कि ए है बी है, इनकी एफिशिएंसी की रेशो क्या है 2:3। वो कहते हैं हाउ मच टाइम पाइप ए विल टेक देन पी टू फिल दी टैंक इंडिविजुअली। ठीक है, देखो अगर ये तो पूरा का पूरा काम कितनी देर में कर सकते हैं, 24 मिनट में कर सकते हैं, तो टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास 24 मिनट में, और दोनों कितना काम कर रहे हैं, 3 और 2 5, तो यानी कि कितना काम हो गया मेरे पास 120 काम हो गया, राइट। अब इनके टाइम की रेशो क्या होगी हमारे पास 3:2 होगी। वैसे तो इसकी नीड नहीं, यहाँ से देखो डायरेक्टली एक का कितना टाइम लगा 120/2, एक को कितना टाइम लगा 120/3, ये कितना हुआ 40, ये कितना हुआ 60। तो किसको ज़्यादा टाइम लग रहा है, ए को, और ए को कितने ज़्यादा टाइम लग रहा है 20 मिनट्स। ठीक है, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। ऑल राइट, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहते हैं सीमा फ्लाइज अ काइट ऑन अ 16 मीटर स्ट्रिंग इन इंग्लिश। मतलब ये उसकी काइट है, ठीक है, 60 डिग्री का उसका इंक्लिनेशन है। ठीक है, ये क्या है उसकी काइट है, ऐसी काइट होती है ना, वो कह हाइट ऑफ काइट अबव द ग्राउंड, मतलब ये पार्ट निकालना है, ये कुछ उसकी हाइट है। अब अगेन इसके लिए एक छोटा सा ट्रायंगल है जो रटा होना चाहिए, मतलब ऐसे दिल में बसा होना चाहिए। इस क्वेश्चन में तो देखने की भी जरूरत नहीं चाहिए, फिगर बनाए और ख़त्म कहानी। अब हम कहते हैं अगर ये 30 डिग्री है 60 डिग्री है, 30 डिग्री के सामने वाली साइड अगर 1 है, 60 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी √3 होगी, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड कितनी होगी 2 होगी। ये 60 डिग्री है, हमें क्या निकालना है, ये वाला पार्ट निकालना है, राइट। और हमें गिवन क्या है, ये पार्ट गिवन है ना, 16 मीटर गिवन है। 90 डिग्री के सामने वाला पार्ट क्या है 16, तो अगर उसका हाफ कर दोगे तो 30 डिग्री के नीचे वाला आ जाएगा ये, और इसको √3 से मल्टीप्लाई करते हो तो क्या आ जाएगा 8√3 हमारी हाइट आ जाएगी, विच इज़ द आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, लेट्स लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। देखो क्वेश्चन नंबर 10 इसको, अब देखो अगर आपको क्वेश्चन दिख गया, मान लो आपके पेपर खोलते ही दूसरा क्वेश्चन है, अब हो सकता है क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो, कुछ भी ना हो, लेकिन अभी तो देखने में लग रहा है ना बहुत सारा डाटा है, 5 तो लाइन का क्वेश्चन है, तो यूजुअली इसको क्या किया करो, फर्स्ट राउंड में स्किप कर दो, कोई बात नहीं भाई, तेरे को हम बाद में आके देखेंगे। ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत है कि छूट गया, कोई बात नहीं, पहले सारे फटाफट छोटे छोटे क्वेश्चन निकाल लो पेपर में। ठीक है, इससे थोड़ा सा आपका ना मेंटल ईज हो जाती है पेपर करते हुए, होता कुछ नहीं है, करोगे आप सारे क्वेश्चन, आपको आता सब होगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, वो कह रहे कि इलेक्शन है, ABC कंटेस्ट करें, कहते हैं 10% ऑफ टोटल वोट्स क्या हो गए, इनवैलिड हो गए। ठीक है, बाकी के 90% बचे। वो कहते हैं वैलिड में से ना A को 40 मिले, B को 25 मिले, C को कितने मिले, बाकी के रिमेनिंग मिले। वो कहते हैं इलेक्शन के बाद ये पता चला कि जो A को जितने वोट्स मिले थे ना, उसमें से जो 20% वोट्स थे वो क्या हो गए थे, इनवैलिडली काउंट हो गए, मतलब वो काउंट करने नहीं चाहिए थे, वो गलत काउंट हो गए। ठीक है, और जब इस मिस्टेक को करेक्ट कर दिया ना, यानी एक क्या कर दिए, A के जो 20% वोट थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया उसके वोट्स में से, तो ये पता चला कि जो C को वोट्स थे उतने तो कह रहे सेम रह रहे हैं, C के वोट्स का कुछ नहीं किया हमने। और जब ये हटा दिए ना A वाले, तो ये पता चला कि C ने ना A को हरा दिया 1728 वोट्स से। ठीक है, मतलब इसका मतलब देखो पहले तो इसका मतलब C को कम मिले होंगे, लेकिन जैसे ही A के इनवैलिड वाले हटाए तो C के क्या हो गए, ज़्यादा हो गए, और C ने A को हरा दिया। तो अब कह रहे टोटल कितने वोट्स हुए होंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या है, कई लोग क्या करेंगे, पहले 10% का जो 90% बचा फिर उसके अंदर जाएंगे। मेरा तरीका जो है वो देख लो, मैंने क्या कहा, हम क्या करते हैं, जस्ट अ सेकेंड, मेरा ना थोड़ा पेन ठीक से चल रहा है। मैंने कहा हम ना सीधा वैलिड वोट्स पे काम करते हैं। ठीक है, हमें टोटल निकालने ना, पहले वैलिड निकाल लो, उसके बाद तो सिंपल सी बात है कि 10% पे काम करना है, राइट। मैंने बोला ABC, A को कितने मिल रहे हैं 40, अगर वैलिड वोट्स मेरे 100%। ठीक है, B को कितने मिल रहे हैं 25, और C को कितने मिलेंगे फिर 35 मिल जाएंगे, 65 35 हो गया। ठीक है, उसने बोला जो A को कितने 20%, 20% कितना होता है 1/5, तो यानी कि जिसको 8 थे ना वोट क्या थे, इनवैलिड थे। ठीक है, इसको कितने मिले होंगे, इसका मतलब 32 करेक्ट वोट्स थे इसके कितने करेक्ट वोट्स थे 35, तो यानी कि जो है तो इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, ये क्या है 1728 है, जिससे C ने A को हराया है, राइट। तो मैंने बोला 3 की वैल्यू क्या आ गई 1728 आ गई। ठीक है, इसको हटा दिया यहाँ से मैंने। अब मुझे निकालने किसके की वैल्यू है, मैंने कहा वैलिड वोट्स की वैल्यू निकाल दो। वैलिड वोट्स कितने हो रहे हैं ABC के मिला के 100। ठीक है, लेकिन ये तो कितने वैलिड वोट्स हैं 90% है ना, क्योंकि टोटल वोट्स के 10% क्या होते इनवैलिड हो, तो बचे हुए कितने हो गए 90% वैलिड वोट्स होंगे। तो अगर ये 90 की वैल्यू है तो 100 की वैल्यू क्या होएगी, ये निकाल दो। ठीक है, आई बात समझ में, क्या किया हमने, तो इसको काट दो, 3 5 15, 3 7 6, 1 0 से 0 गया, 1 9 6 54 36, तो कितना हो गया 64 1 2 3 64,000। ठीक है, एक बार और बताऊँ इस क्वेश्चन को क्या क्या था,
मेथड बता देती हूँ, पूरा सॉल्व नहीं करके बताऊँगी। मैंने क्या कहा कि पहले हम ए बी सी के वैलिड वोट्स को क्या मान लेते हैं, 100 मान लेते हैं। वैलिड वोट्स को मैंने 100% मान लिया। 100% में 40% इसके, 25% इसके, 35% इसके, फिर इसके कितने हो गए थे, 32 हो गए थे, इसके 35 थे। 3% का डिफरेंस कितने का था, 1728। अगर 1728 3% है तो 100% यानी वैलिड वोट्स कितने आएंगे वो निकाल दिया। लेकिन वैलिड वोट्स एक्चुअली में कितने, 90। तो उसको क्या कर दिया हम लोगों ने, बाय 90 इंटू 100, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, टोटल वोट्स की वैल्यू निकालनी थी। आई होप ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 11, द मीन ऑफ अ डाटा सेट इज 30 and the median is 28. Using the empirical relation between mean, median and mode, find the mode of the data. Again very simple question, but याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए, 3 median is equals to 2 mean plus mode। और मेरे एंड से इसको याद करने की कोई ट्रिक नहीं मिलेगी, कोई भी ज़रूरत नहीं है। सिंपल से एक स्टेटमेंट है, 10 सवाल सॉल्व करो इसके ऊपर, 10 दिन इसको अपनी दीवार पे लगा के चिपकाओ। कोई ट्रिक, कोई रट्टेबाजी करने की जरूरत नहीं है। एक स्टेटमेंट है, सिंपल याद रखिए। 3 मीडियन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। सिंपल। मीडियन कितना गिवन है, 3, कितना हो जाएगा 3 इंटू 28 इज इक्वल्स टू मीन कितना गिवन है, 2 इंटू 30 प्लस क्या निकालना है, मोड निकालना है। निकाल दो कितना हो जाएगा कितना आएगा इसका आंसर, मोड इज इक्वल्स टू या जाएगा 24 है ना। हाँ ठीक है, इसका आंसर आएगा 4 है। मैंने तो यूनिट डिजिट से ही कर दिया, बट आप कैसे भी कर सकते थे। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर अ डिस्ट्रीब्यूशन द मीन इज 50 एंड द स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10 एंड मोड इज 44, फाइंड द कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस का क्या फॉर्मूला हमारे पास, वो कहते हैं मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन कितना गिवन है अपने को 50, ये कितना गिवन है 44, ऊपर क्या आएगा 6, स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी 10, इसका आंसर आएगा 0.6। और देखो ध्यान से देखना, उसने 0.6 भी दिया, 60 भी दिया, 6 भी दिया, ताकि तुम कहीं स्टैंडर्ड डेविएशन को ऊपर ना लिख दो। ठीक है, कुछ नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर भी, बस फॉर्मूला पता नहीं जाता। और जिसको फॉर्मूला नहीं पता था, अब देख लो, मैंने जस्ट अ सेकेंड, हाँ मैंने अपनी स्लाइड भी लगाई है, ये देखो इसके अंदर मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, इसको रिवाइज कर लेना। कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कितना होता है, मीन माइनस मोड डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। या फिर अभी हमने जो पढ़ा था ना ऊपर, ब्लैक पेन हो गया, हमने ऊपर क्या पढ़ा था अभी, 3 मीडियन पिछले क्वेश्चन इज इक्वल्स टू 2 मीन प्लस मोड। यहाँ पे क्या है, मीन माइनस मोड है, उसके अंदर इस वाली स्टेटमेंट को जब इंसर्ट करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, थ्राइस ऑफ मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो यानी कि अगर मीन और मोड दियो तो ये फॉर्मूला यूज़ कर लो, और मीन और मीडियन दियो तो ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर लो। ठीक है, एक और बात बता देते हैं इसके बारे में, वो ये होती है कि इस कार्ल पियर्सन कोएफिशिएंट की जो हमारे पास रेंज होती है ना, वो होती है -3 से लेकर 3। अगर ये 0 आ जाता है तो इसका मतलब हमारा जो डाटा सेट है वो कैसे, सिमेट्रिक है। अगर इस 0 से +3 के बीच में आते हैं तो हम कहते हैं पॉजिटिवली स्क्यूड है। अगर ये -3 से 0 के बीच में आते हैं तो हम बोलते हैं कि ये नेगेटिवली स्क्यूड है। ठीक है, छोटे से 2 एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे, इनको भी याद कर लेना साथ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अगेन अरिथमेटिक का बहुत सिंपल क्वेश्चन है, उसने बोला ABC। ठीक है, एक कितना मिल रहा है, 1/5, 1/6 और 1/8 मिल रहा है। क्या करते हैं जब ऐसे होता है हमारे पास, इनका एलसीएम लेते हैं। यहाँ पे क्या ले लेंगे, 120 ले लें, राइट। 120 1/5 ऑफ 120 करोगे कितना, 24। A B और C कर रहे हैं, 6 के साथ करोगे 120 कितना आएगा, 20। और 15 1/8 इंटू 120 करोगे तो कितना आएगा, 15 आएगा। वो कह रहे हैं A और C का डिफरेंस निकाल दो, कितने का डिफरेंस आएगा, 9 का। और टोटल कितना है ये, 959। ठीक है, टोटल कितना है 59, 4720। और डिफरेंस कितने का निकालना है, 9, ये किस पे जाएगा, 9 8 80, 9 8 72। इसका आंसर आएगा 720। ठीक है, ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होना चाहिए, पेपर में ये बात ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, 2 सर्कल्स ऑफ इक्वल रेडियस इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर। ये एक सर्कल है, ठीक है, वो कहते हैं इसका ये सेंटर है कहीं पे। वो कहते हैं दूसरा जो सर्कल है ना, वो इस तरह से एक दूसरे के बीच में जाते हैं कि ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, यहाँ इनकी कोई कॉमन कॉर्ड होगी। ठीक है, ये इनका रेडियस होता है 12, ये भी इधर से इसका रेडियस 12 हो गया। पहले तो देखो इस क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर होता है हमारे पास r√3। ठीक है, कि अगर 2 सर्कल इक्वल रेडियस के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं इस तरह से कि वो एक दूसरे के सेंटर से भी पास कर रहे हैं, तो अगर हम उनकी कॉमन कॉर्ड निकालें तो उसका आंसर हमेशा r√3 आएगा। तो इस क्वेश्चन अंदर क्या हो जाएगा, 12 है तो इसका आंसर 12√3 आ जाएगा। जस्ट इन केस मान लो किसी को पेपर में ये नहीं स्ट्राइक करता
कि हम हाँ भाई हमने कोई ऐसा रिजल्ट पढ़ा हुआ था या आपको उस रिजल्ट में कोई कंडीशन थी या नहीं कि रेडियस इक्वल होते थे नहीं होते थे, मान लो नहीं स्ट्राइक करता, तो हमें हमेशा, अभी मैंने बोला ना, बेसिक्स हमेशा पेपर में हेल्प करते हैं, ठीक है। जब कुछ नहीं स्ट्राइक करता तो हमें बेसिक्स पता होने चाहिए। ये बोला था मैंने भी क्वेश्चन के अंदर इस तरह से कि क्या हो रहे हैं, ये सेंटर हैं एक दूसरे के पास कर रहे हैं, ये कॉमन कॉर्ड निकालने हैं, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये उसका रेडियस जा रहा है कितने का, 12 का, ये भी रेडियस जा रहा है 12 का, इन दोनों को ज्वाइन कर दो। ये क्या है, उसका सेंटर है C1, ये उसका सेंटर है C2। अब एक बात बताओ, ये इसका सेंटर है और जो दूसरा उसका सेंटर है वो एक्चुअली में तो उसी सर्कल के ऊपर लाई कर रहा है ना, तो यानी कि जो C1 C2 है ये भी 12 हो गया, तो ये 6 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये पक्का पक्का कितने का होगा, 90 डिग्री ऑब्वियसली यहाँ पे है ना। तो मुझे अगर मैं ये पार्ट निकाल दूँ ऊपर वाला, तो उसका ट्वाइस करने से तो मेरे को कॉमन कॉर्ड मिलेगी ना। तो ऊपर वाला पार्ट क्या आएगा मेरा, ये कितना है मेरे पास 12, ये कितना 6, मेरे को ये एक्स निकालना है ना। इसको 2 से कट कर दो तो एक्स कितना हो जाएगा मेरे पास 4 - 1, ये कितना हो जाएगा 6√3। तो अगर मेरा ऊपर वाला पार्ट 6√3 है तो ये भी 6√3, मेरा आंसर कितना हो जाएगा 12√3, ठीक है। दोनों मेथड से बता दिए, डायरेक्ट पता होना चाहिए फॉर श्योर कि इसके अंदर हमारे पास R√3 होते हैं। जिसको नहीं पता कोई बात नहीं, आप कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज इनकरेक्ट। अगर एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये तो होता ही है, हमें पता ही है, ठीक है। 0 इज अ होल नंबर, इंटीजर रेशनल नंबर बिल्कुल होता है। आपको मैं फटाफट रिवाइज करा दूँ, सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स होते हैं, सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर्स होते हैं, सारे के सारे इंटीजर्स कैसे होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं, और सारे के सारे रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स। ये बात हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर एंड एन इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल। यस, ये करेक्ट होता है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल नंबर्स इज ऑलवेज इरैशनल, ठीक है। ये देखो दोनों स्टेटमेंट में सिमिलर ही बात बोली गई है। ये क्यों होता है ऑलवेज इरैशनल, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्यों, क्योंकि अगर मैं 0 को √2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 0 मिलता है, और 0 कैसा होता है मेरा, रैशनल होता है। लेकिन अगर मैं √2 को √2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, क्या, ठीक है ना, √2 को √2 से मल्टीप्लाई किया, 2 इरैशनल नंबर हैं, लेकिन इनको मिलके भी क्या मिल गया हमारे पास, रैशनल नंबर मिल गया। यहाँ पे भी एक इरैशनल और एक रैशनल, और मिला क्या हमें, रैशनल, ठीक है। तो 2 इरैशनल नंबर्स का प्रोडक्ट इरैशनल आता है हमेशा, नहीं आता, क्यों, क्योंकि मेरे को क्या मिल गया, √2 × √2 मिल गया। सिमिलरली द प्रोडक्ट ऑफ नॉन जीरो रैशनल नंबर, मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर 3 है मान लो, एंड एन इरैशनल नंबर √2, ये कितना मिलेगा मेरे को, 3√2 मिलेगा, जो कि क्या होता है, इरैशनल होता है। लेकिन जैसे मैं इसमें से अगर नॉन जीरो की कंडीशन हटाऊँ तो 0 × √2 करके 0 मिल जाएगा, जो कि रैशनल है। तो अगर यहाँ पे नॉन जीरो ना होता तो थर्ड स्टेटमेंट क्या होती, इनकरेक्ट, लेकिन नॉन जीरो ने इसको बचा लिया। लेकिन यहाँ पे द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरैशनल नंबर इज ऑलवेज इरैशनल, तो हो ही नहीं सकता ना। √3 × √3 कर लो, किसी भी मतलब रूट को उसको सेम से मल्टीप्लाई करोगे, या देख लो √5 × लेट से कुछ भी कर लो, √5 × कितना करोगे 20 कर लो, कितना हो जाएगा, √100 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, है ना। डिफरेंट पे अभी तो मैंने सेम वाले एग्जांपल दे दिए, √3 × √3, डिफरेंट वाले भी दे दिए तो भी, लेकिन क्योंकि जो बना अंदर रूट के वो फिर खुल गया, 10 बन गया, रैशनल बन गया, ठीक है। अब मैंने ना एक वीडियो करवा रखी है क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर सिस्टम, ये देख लो, क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर्स, नंबर सिस्टम की वीडियो। इसके अंदर ना मैंने मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं है वीडियो, मैंने मतलब बेसिक ऐसे कि कुछ भी ना आता उसे लेकर के इस लेवल तक करवाएगी, मतलब मेरी गारंटी है कि रैशनल इरैशनल के बीच में क्या रिलेशन है, क्या है, इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन है गलती से भी मतलब आपका मिस हो ही नहीं सकता, ये मेरी 100% गारंटी है। तो एक बार ना जाके इस वीडियो को ज़रूर रिवाइज कर लेना, एंड अगर करो रिवाइज तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपको अच्छी लगी या नहीं लगी, ठीक है। क्योंकि मेरा चैनल स्टिल न्यू है, तो अगर आप वीडियो देखना तो कमेंट करोगे ना तो मेरे को अच्छा फीडबैक मिलेगा, पता चलेगा कि जो मैं पढ़ा रही हूँ वो समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इसका बेसिक सा मेथड बताऊंगी जो बिल्कुल फ्रैक्शन से सॉल्व करने का है, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना है, ठीक है। हम कहते हैं, मैं एक बात मैंने ना अभी तक जो भी मॉक्स करवाए थे उनके अंदर यही वाली बात बोली है मिक्सचर के क्वेश्चन के अंदर, कि एक बात याद रखना कि अगर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं ना, मैं ऐसे ही लिखती हूँ इंग्लिश में मिक्स करके, उसको ध्यान से समझ लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। अगर वाटर से रिप्लेस कर रहे हैं तो दिस इम्प्लाइज हम मिल्क पे या मिक्सचर पे काम करेंगे, ठीक है। इस बात को गांठ बांध लो, इसके अलावा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर, ये समझ लो, ठीक है। कहाँ गया ये रहा। देखो उसने बोला सबसे पहले कि 120 लीटर का मिल्क है। अब उसने कहा कि फ्रॉम द वेसल 12 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर, यानी कि कितना होता है 12 120 का कितना 1/10, मतलब 1/10 निकाल दिया तो कितना बच गया 9/10 रह गया। अब फिर से 120 तो हो चुका, क्योंकि पानी डाल दिया तो टोटल तो 120 हो गया ना। अब वो कह रहे हैं इसमें से 15 लीटर्स ऑफ मिल्क इज टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद वाटर। अब 15 कितना होता है 120 का
1/8 होता है, यानी कि 1/8 क्या करते हैं, निकाल दिया, तो बचा कितना रह गया होगा, 7/8 रह गया होगा। अब अगर एट लास्ट 20 लीटर्स ऑफ मिल्क, 20 कितना होता है 120 का, 1/6 होता है, 1/6 निकाल दिया, रह कितना गया 5/6। बस यही था ये क्वेश्चन, ठीक है, ज़्यादा कुछ डरने वाली सोचने वाली बात ही नहीं थी। ये क्या हो गया 6 और 10 60, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 4, तो ये कितना हो जाएगा, ये हुआ ना 63 × 5 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 315 डिवाइडेड बाई 4, ये हो जाएगा 7 4 8 ज़रिया 4 8 32, 78.75 वाला आएगा इसका आंसर। 78 के बाद मैंने किया नहीं क्योंकि एक ही ऑप्शन में 78 पॉइंट था, ठीक है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 वैसे मैं सोच रही हूँ मैं ना ही करवाऊँ, बता देती हूँ, लेकिन इस क्वेश्चन में तो कोई ट्रिक नहीं लगानी है, कोई आलतू फालतू टाइम वेस्ट नहीं करना, शॉर्टकट लेने में पता चले मिस्टेक हो जाए, ठीक है। कहते हैं छठे दिन कितनी सेल हुई, अगर एवरेज सेल इतनी, तो इसका मतलब ये कितनी है 6 दिन की सेल है, 5 दिन की सेल ऐड करो, छठे दिन की निकालो, 6 दिन की निकालो, 6 वाले में से 5 वाली माइनस कर दो, जो आंसर आएगा वो आपका आंसर होगा, ठीक है। बेसिक प्लस माइनस का क्वेश्चन था ये, कोई इसके अंदर ना ट्रिक लगाने में टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहते हैं कि अमन ने 1560 रुपये की ना कोई चीज़ खरीदी, उसको उसने 25% लॉस पे बेच दिया, फिर से उसको जो पैसा मिला ना 25% लॉस पे बेचने से, उससे उसने कोई और चीज़ खरीदी और उसको उसने 40% के गेन पे बेच दिया, तो उसको ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ होगा। इस क्वेश्चन के अंदर इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। मान लो कोई चीज़ थी, जो भी प्राइस था हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हमने कहा ठीक है, उसने उसको 25% के लॉस पे उसको बेच दिया, यानी कि उसके जितने भी पैसे थे अब उसके 3/4 पैसे रह गए, अब उसने उसको 40% की गेन पे बेच दिया, यानी कि अब उसके पास उसके कितने पैसे रह गए, 7/5 पैसे हो गए। तो इसका क्या मतलब हो गया, 21/20 हो गया, यानी कि उसको 20 रुपये पे 1 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि कितना हो रहा है 5% का हो रहा है। समझ आई बात, छोटा सा क्वेश्चन था एकदम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगेन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। अब तक जितने भी मॉक के सॉल्यूशन करें सब में सेम बात बताइए, सिंप्लीफिकेशन में क्या ध्यान रखना होता है, वी बोर्ड मास, सॉरी वी का मतलब क्या होता है विनकुलम, विनकुलम का मतलब क्या ऊपर बार लगा होता है। तो अगर मैं यहाँ पे लगा देती ना, इसके ऊपर बार लगा देती, तो मुझे सबसे पहले ये वाली चीज़ सॉल्व करनी पड़ती। समझ आई बात, विनकुलम क्या होता है, ऊपर बार लगा होता है। फिर क्या होता है ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स में सबसे पहले कौन सा होता है सर्कुलर ब्रैकेट, फिर हम क्या सॉल्व करते हैं करली ब्रैकेट्स या फिर पेरेंथेसिस बोलते हैं इनको, फिर हम क्या सॉल्व करते हैं रेक्टेंगुलर ब्रैकेट्स, फिर हम ऑफ सॉल्व करते हैं, डिवाइड और मल्टीप्लाई में हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं, ये बात भी ध्यान रखना हमेशा इंपॉर्टेंट है। फिर एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते थे, ठीक है। अब कर लें ये वाला क्वेश्चन, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, ये सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है 59.5 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा 8.5 हो जाएगा, तो ये बचेगा 7.5 इंटू 17.2 डिवाइडेड बाई 8.6, यहाँ पे रख दूँ, प्लस ये कितना हो जाएगा 8.5 माइनस, अब ऑफ्स पहले सॉल्व करने 7/2 इंटू 5 हो जाएगा 35/2, यानी कि 17.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, ये 2 पे जाएगा तो ये कितना हो गया 15, प्लस ये कितना हो जाएगा मेरे पास 9, लेकिन किसका आएगा ये -9 आएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा कहता है x + 3y + 2 = 0 है, x³ + 27y³ + 8 - 18xy निकाल दो। अब या जो इस अभी करवाया ना इसी वीकेंड को ऑलिव का मॉक, उसके अंदर भी इसी वाले क्वेश्चन पे क्वेश्चन था। हमारा कॉन्सेप्ट क्या कहते हैं कि अगर हमारे पास a + b + z = 0 है, तो इसका मतलब a³ + b³ + c³ = 3abc होगा, या फिर हम ये कह सकते हैं कि a³ + b³ + c³ - 3abc = 0 होगा। और अगर ये ट्रू है तो ये होगा, ये इफ़ एंड ओनली इफ सिचुएशन है, इसको बोलते हैं इफ़ एंड ओनली इफ सिचुएशन, मतलब ये ट्रू है तो ये ट्रू है तो ये, दिस इम्प्लाइज दिस इम्प्लाइज दिस, ठीक है। यहाँ पर क्या गिवन है x + 3y + 2 = 0 है, और मुझे पता कैसे चला कि ये इंक्लूड हो रही है, ऑब्जर्वेशन के लिए ना मुझे साफ साफ दिख रही है, x का क्यूब है 3y का क्यूब क्या है 27y³, 2 का क्यूब क्या है 8, तो यानी कि पक्का पक्का ये वाली आइडेंटिटी लग रही होगी। अब तीनों का हमारे को क्या गिवन है, सम 0 गिवन है, तो यानी कि ये वाला पार्ट जो आना था मेरा, जो ये वाला पार्ट गिवन है, ये क्या हो जाएगा मेरा 3abc, a कितना है x, b कितना है 3y और c कितना है मेरे पास 2, तो ये क्या हो जाएगा 3 3 9 2 18xy - 18xy लिखा हुआ है, तो ये क्या आ जाएगा मेरे पास 0 आ जाएगा, ठीक है। इसको करने का एक तरीका और क्या हो सकता था इस क्वेश्चन के अंदर, वो ये हो सकता था कि आप लिख देते x + 3y = -2 कर देते, और आप क्या कर देते इसका क्यूब, दोनों क्यूबिंग बोथ साइड्स खोल देते, तो क्या बनता है x³
प्लस 27y³ प्लस क्या होता है हमारे पास a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है पता है ना सबको, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। तो क्या होता है प्लस 3 3 9, 9xy इंटू एक्स प्लस 3y हो जाता। ठीक है, ये क्या हो जाता है x³ प्लस 27y³ इज इक्वल्स यहाँ पे क्या हो जाता -8 हो जाता। प्लस ये कितना हो जाता हमारे को कितना गिवन है -2, तो ये कितना हो जाता -18xy और ये +8 इधर आ जाता, तो ये क्या बन जाता 0 बन जाता। दोनों तरीके से, जिसको जो मैंने पहले बताया था वो आइडेंटिटी अगर हो गई थी, मतलब आइडेंटिफाई ऑब्जर्व हो गई थी तो वेल एंड गुड, नहीं हो गई थी तो आप इसको इस तरह से होल क्यूब करके भी कर सकते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है सर्कल इज इंस्क्राइब्ड इन अ ट्राइंगल ABC। ये कोई ट्राइंगल है ABC, ठीक है, इसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब करवा देते हैं। उसने बोला है AB को वो टच करते हैं P पे, BC को वो टच करते हैं Q पे, AC को वो टच कर रहे हैं R पे। वो कहते हैं AR इज इक्वल्स टू 10, इसको किसी और से लिख दूँ, ठीक है। AR को उसने बोला है 10 है, RC उसने बोल दिया 12 है, AB ये पूरी की पूरी कितनी बोली उसने 24 है। द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC, तो पूरे का पेरीमीटर बता दो। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, अगेन आपको क्या ध्यान होना चाहिए, नहीं भी ध्यान है ना तो ऑब्जर्व, इसलिए आई ऑलवेज से कि ऑब्जर्वेशन पावर स्ट्रांग होनी चाहिए। ये एक सर्कल है, ए पॉइंट से यहाँ तक एक टेंजेंट है, यहाँ तक एक टेंजेंट दिख रहा है, तो अगर ये 10 है तो ये भी 10 हो गया, पूरा का पूरा ये भी 24 है तो ये भी 14 हो गया, ठीक है, तो ये 14 हो गया। अब अगर यहाँ से देखो बी से, तो BQ दोनों टेंजेंट है तो ये 14 हो गया। अब सी से CR और CQ दोनों टेंजेंट है तो ये कितना हो गया 12 हो गया। तो साफ साफ दिख रहा है 10 + 12 + 14 को अगर 2 टाइम्स कर दोगे तो कितना हो गया 36, 36 × 2 इज इक्वल्स टू 72। ये था इस क्वेश्चन का आंसर, आपका पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। अब इस क्वेश्चन का एक और तरीका बताऊं, इस क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, वो ये था कि अगर मैंने ये कर दिया ना, ये मेरा ट्राइंगल था ABC, ठीक है, ये मेरे पास थी 24, मेरे को गिवन था ये P, ये Q एंड ये R, उसने मुझे CR दिया था, ओके। AR था 10, RC था 12 और ये था 24, और QC हमारे को कितना गिवन था, एक और चीज़ गिवन थी ना, ठीक है, अच्छा ये 12 थी तो ये 12 होगी, ठीक है। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं जो ये वाला पार्ट होता है ना QC, मतलब QC बोलो या चलो ये इस वाले से बता देती हूँ क्योंकि खाली पड़ा है ना मेरे पास। अगर मैं इसको बोलूँ ना A पार्ट है, इसको मैं बोलूँ B है, तो ये भी मेरा B है। लेट मी चेंज द पेन फॉर मोर क्लैरिटी, ठीक है। तो ये मेरे पास मान लो C है, ये भी मेरे पास C है और ये भी मेरे पास क्या हो जाएगा A, ठीक है। मैंने बोला B वाले टेंजेंट से जो आते ये A थे, ये B भी है, C है, तो मैं बोलती हूँ कि जो मेरे पास ये वाला पार्ट होगा ना, ये A पार्ट, ये होगा सेमी पेरीमीटर माइनस इसके सामने वाली जो साइड है मेरे पास AC, यानी कि मैंने B + C वाला पार्ट बोल दिया। तो इसी तरह से अगर मैं ये वाला पार्ट बोलूँ B वाला QC वाला, तो QC क्या होगा सेमी पेरीमीटर माइनस, अब देखो ये जो C वाला है QC बोला ना मैंने, ये किस में आ रही है, इस वाली लाइन में आ रही है और इस वाली लाइन में आ रही है, तो इन दोनों को छोड़ दो, तो ये वाला पार्ट निकाल दो, सेमी पेरीमीटर माइनस AB के बराबर होगी। और S क्या है सेमी पेरीमीटर, QC कितने की बनती 12, सेमी पेरीमीटर माइनस AB कितना था 24, तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा 36, तो यानी कि पेरीमीटर कितना आ जाएगा 72। जिसको ये बात समझ में आ जाए ये ट्राई कर लेना, जिसको ये ना समझ में आई हो तो जो इससे पहले बताया था वो सिंपल था, उसमें टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था और एक एक करके सॉल्व कर दो, ठीक है। आई थिंक समथिंग हैपन टू माई पेन, ओके, ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं, अगेन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन का क्वेश्चन है, वो कहते हैं ट्रेन क्रॉसेस अ पोल इन 24 सेकेंड्स। ट्रेन की कुछ लेंथ है, ठीक है, उसकी कुछ स्पीड है, उसको 24 सेकेंड लगते हैं, क्योंकि पोल की तो कोई लेंथ नहीं होती, तो पोल के लिए तो कुछ लिखना नहीं, सीधा ट्रेन की लेंथ डिवाइडेड बाई ट्रेन की स्पीड हो जाएगा। एंड अ ब्रिज ऑफ लेंथ 360, मतलब ट्रेन प्लस 360 मीटर का ब्रिज, अब तो इसमें ब्रिज की भी लेंथ को ऐड करना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई ट्रेन की स्पीड, इसको कितना टाइम लग रहा है 36। हमें क्या निकालना है, स्पीड ऑफ ट्रेन निकालना है, तो मुझे एलिमिनेट क्या करना है, टी को करना है। टी कितना हो गया 24s हो गया, टी को यहाँ कॉन्ट्रीब्यूट मतलब पुट कर दो 24s + 360 डिवाइडेड बाई एस इज इक्वल्स टू 36 हो गया, 12 2 12 30 12 3 कितना हो गया 2s, यहाँ पे कितना हो जाएगा एस की वैल्यू क्या आ गई 30। आई होप दिस इज क्लियर, सिंपल क्वेश्चन था। बस इसमें ये गलती मत कर देना कि कभी आप ना पता है यहाँ पे एस की जगह पे क्या करोगे,
इसको इधर ले जाओगे t/24 पुट कर दो, पता चलेगा पहले t की वैल्यू निकालो। ये गलती मत कर देना, ठीक है, ये बच्चों वाली गलती है। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहते हैं व्हाट रेट पर एनम, रेट निकालना है। 33,000 क्या है, हमारा प्रिंसिपल है, इंटरेस्ट है इतने का। जब हमें इंटरेस्ट दिया हुआ, देखो 2 साल का है तो इतना कोई बहुत भी नहीं कि बहुत सारी कंपाउंडिंग हो रही हो, तो 31680 33,000 का कितना है ये निकाल दूँ अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में, ठीक है। ये 0 से 0 गए, 11 3 ज़र, 11 2 ज़र, 8 ज़र, 8 ज़र, कितना हो जाएगा 396। अब देखो 96%, पहली बात तो वैसे तो सीधे सीधे मुझे यहाँ से दिख रहा है, ठीक है। जिसको नहीं दिख रहा तो क्या करो, 20 का क्या होता है, 20 का जब हम इफेक्टिव रेट निकालते हैं तो क्या आएगा, 20 + 20 + 20 × 20/100, पता है ना सबको ये फॉर्मूला में एज्यूमिंग पता होगा। तो और ये, और वैसे तो 20 का डायरेक्टली याद होना चाहिए, 44 होता है। 30 का कितना होता है, 69 होता है। 50 का कितना हो जाएगा, 100 + 25 125 होता है। तो 40 का कितना होता है आपके पास, 40 + 40 + 40 × 40/100, ये कितना होता है 196, राइट। आई मीन 96 होता है, 196% हो जाता है, ठीक है। तो इसका कितना होता है 96%। दूसरी बात, अगर किसी को ना पता हो, ठीक, एकदम से 96 देख के लगा रहे यार ये क्या होगा, तो सोचो 96% का मतलब क्या, 196 हो रहा है, यानी कि 100 रुपये 196 रुपये बन रहे हैं। और कितने, 2 साल की कंपाउंडिंग है, तो 196/100 का रूट ले लोगे, कितना बन जाएगा, 14/10 बन जाएगा। 14/10 से पता चल गया 4/10, यानी कि कितना हो गया 40%, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि पेपर में कई बार प्रेजेंस ऑफ माइंड वर्क नहीं करती, एकदम से चीज़ें नहीं दिखती। तो जब एकदम से कोई चीज़ ना दिखे तो रादर देन कन्फ्यूजिंग, बेसिक दिमाग लगाया करो, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहते हैं 5 क्यूब्स ईच ऑफ एज 3 सेंटीमीटर, एक ऐसे करके करते 5 क्यूब्स ज्वाइन कर दिए, 3 सेंटीमीटर सबका एज है। तो यानी कि जो क्यूबॉइड है उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी, 3 × 5। और उसकी हाइट कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। उसकी ब्रेड्थ कितनी रहेगी, 5 ही रहेगी। कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन के अंदर, बस ये 3 × 5 करना था। टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूब क्या होता है, 2 × LB, 15 × 5 75, BH 5 5 25, LH 15 × 5 75, ये कितना हो गया 150, 175 × 2, ये कितना हो जाएगा इसका आंसर। आई थिंक आई मेड सम मिस्टेक, ओहो सो सॉरी गाइज, दिस इज़ 3 हियर। ये क्या लिख दिया मैंने, जस्ट अ सेकेंड, इसको इरेज करते हैं। हो गया, लेंथ 3 मिला के लेंथ 15 हुई थी, आई एम सो सॉरी। ब्रेड्थ तो और हाइट कितने 3 है, मैंने 5 लिख दिया, 5 क्यूब्स थे। तो ये कितना हो गया, अच्छा यहाँ पे चलो लिख देती हूँ एक बार। TS ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, 2 × LB + BH + LH, 2 × 45 + 9 + 45 कितना हो गया 90, और 9 99, 99 × 2 कितना हो जाएगा 198, इसका आंसर। ये देखो ये होती है सिली मिस्टेक्स, 9 रोड देखते पता चलेगा 189 मार्क कर दे जल्दी जल्दी में, मत करना ये हरकतें। व्हाट्स रॉन्ग विद माई कंप्यूटर टुडे। ऑलराइट, लेट्स लुक एट द लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कहते हैं शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग 20% डिस्काउंट एंड स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट। इफ ही सेल्स हिज गुड्स बाय अलाउइंग 15% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस देन व्हाट विल बी हिज प्रॉफिट परसेंटेज। मैंने इस क्वेश्चन के आपको 2 मेथड बताती हूँ, ठीक है। उस 2 मेथड से पहले आपको एक छोटी सी फ्रैक्शन समझा देती हूँ, जो मैंने ऑलिव के मॉक में समझाया, मैं हर मॉक में समझाती हूँ, बिकॉज मे बी कुछ लोग मुझे पहली बार देख रहे हो। वो ये बात है कि हम ना प्रॉफिट लॉस के चैप्टर में 3 बातें पढ़ते हैं। हम एक पढ़ते हैं मार्कअप, एक हम पढ़ते हैं डिस्काउंट, एक हम पढ़ते हैं प्रॉफिट लॉस। मार्कअप हम कहते हैं CP के ऊपर हम कोई चीज़ मार्कअप करते तो हमें मार्केट प्राइस मिल जाता है। कैसे, मैंने बोला मैंने 100 रुपये की कोई शर्ट है मेरे पास, ठीक है, जो मैंने कहीं से 100 रुपये की खरीदी किसी फैक्ट्री वाले से। मैंने बोला कि मैं उसको 100 की थोड़ी ना बेचूंगी, तो मैं क्या करती हूँ, मैंने उस 100 के ऊपर ना टैग लगा दिया 120 का। तो ये जो मैंने 20 रुपये एक्स्ट्रा लगाए, ये मेरा क्या होता है मार्कअप होता है। और ये मेरा क्या है CP जितने में मैं लाई, और ये जो मैंने 120 का लगाया, ये मैंने क्या लगाया मार्क्ड प्राइस, ठीक है। अब डिस्काउंट, अब मेरे पास कोई आंटी आई खरीदने के लिए, उस आंटी ने बोला कि नहीं बेटा 120 की तो नहीं, तो मुझे इसको 110 रुपये की दे दो। तो ये जो मार्क्ड प्राइस था 120 का, इसको कम करके मुझे कुछ सेलिंग प्राइस मिला 110, जो मेरा क्या है सेलिंग प्राइस। अब मुझे जो प्रॉफिट लॉस कैलकुलेट करना है, मैं बोलूँगी मैं लाई तो 100 की थी, मैंने बेच दी 110 रुपये की, राइट। तो ये क्या है मेरा सेलिंग प्राइस, ये क्या होता है मेरा कॉस्ट प्राइस। तो हम क्या कहते हैं कि मार्क्ड प्राइस और हमारा जो डिस्काउंट होता है, मार्कअप और डिस्काउंट को मिला के हमें क्या मिलता है, प्रॉफिट लॉस मिलता है। यानी कि MP/CP ये किससे आता है, मार्कअप से आता है। देन हम क्या बोलते हैं SP/MP,
ये किससे आते हैं मेरे पास, डिस्काउंट से आते हैं, और इनको मिला के मुझे SP/CP मिलता है ना, क्योंकि देखो MP/MP तो यहाँ से कट रहा है, और ये मुझे क्या देता है, प्रॉफिट लॉस दे देता है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन में मैंने क्या कहा कि शॉपकीपर सेल्स इज गुड्स बाय अलाउइंग 20% डिस्काउंट। अब उसने डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट किस पे दिया होगा, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस किस पे गया होगा, CP पे। तो MP/CP कुछ होगा हमारे पास जो हमें नहीं पता। 20% डिस्काउंट का मतलब क्या होता है कि वो 4/5 कर दिया, एंड स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट, यानी कि 13/10 उसको अभी भी आ रहा है। तो ये कितना हो गया, 5 2 0, तो यानी कि MP/CP की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 13/8 आ गई यहाँ पे। अब वो बोल रहे हैं कि अगर उसने 15% डिस्काउंट दिया होता तो उसको कितना प्रॉफिट मिलता। पहले केस में मैंने क्या किया, मार्कअप निकाल दिया, क्योंकि मुझे डिस्काउंट और प्रॉफिट गिवन था। अब मेरे को मार्कअप पता चल गया, मुझे डिस्काउंट पता चल गया, और प्रॉफिट निकालने को कह रहे हैं, निकाल दें। 13/8 इंटू, अब कितना बोले इसे, 15% डिस्काउंट, 15% कितना होता है, 3/20, यानी कि 17/20। ये कितना होता है, 221। ये कितना होता है, 160। ये कितना हो जाएगा, 61 डिवाइडेड बाई 160 इंटू 100। ये हो जाएगा 610 डिवाइडेड बाई 16। ये किस पे जाएगा, 16 3 पे जाएगा। उसके बाद कितने पे जाएगा, 30 किस पे जाएगा, 8 पे जाएगा। तो ये आ जाएगा 38.13, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, वो भी देख लेते हैं एक बार। मैंने कहा दूसरे तरीके में कि लेट से, वेयर इज माई पेन, यस, मैंने बोला कि लेट से इसका मार्क प्राइस था 100 रुपये। ठीक है, क्या बोला मैंने, 100 इसका मार्क प्राइस था, तो उसने बोले 20% डिस्काउंट दिया, तो यानी कि अब मेरा इसका SP कितना आ रहा था, 80, राइट, एंड स्टिल अर्न्स 30% प्रॉफिट, यानी कि जो मेरा 80 था ये एक्चुअली में CP के टर्म्स में देखूँ तो 130% के बराबर था, है ना। अब मैंने बोला कि अगर उसने 15% डिस्काउंट दिया होता तो इस बार उसका SP कितना होता मेरे पास, 85 रुपये होता। ये मान लो मैंने रुपीज़ टर्म्स में माना था, तो 85 रुपये था, तो 85 रुपये कितने % होगा। तो अगर मैं बोलूँ कि 80 की वैल्यू 130% है, तो 85 की वैल्यू कितनी होगी, 130 डिवाइडेड बाई 80 इंटू 85 इन परसेंटेज टर्म्स, राइट। ये गया, ये कितना हो जाएगा, देखो 13 इंटू 17 221 होता है, उसको 5 से मल्टीप्लाई किया मैंने, तो कितना हो जाएगा, जितना भी आएगा डिवाइडेड बाई 8 करो, 21 इंटू 5, 1105 डिवाइडेड बाई 8% हो जाएगा। इसको काटोगे कितना होगा, 8 1 ज़र 8, 38 3 ज़र 24 बचा 65, 8 8 ज़र 64, 138 पॉइंट समथिंग आएगा। तो यानी कि जो 85% है उसकी वैल्यू कितनी है, 138.13% है इसकी वैल्यू। तो जिसमें से CP कितना होता है, 100%, तो बचा कितना, 38.13%, वो क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। आई बात समझ में, जिसको जोन सा मेथड समझ में आया वो ट्राई कर सकते हो। ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर कुछ भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना, एंड ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच एवरीबडी, बाय बाय, साइनिंग ऑफ।